नमस्ते दोस्तों। मैंने अब तक जो आपको सुनाया है, हो सकता है कि उसको सुन के आपके मन में आ रहा होगा कि ये ऐसी सर्विसेज में क्या कष्ट ही कष्ट है या बहुत मज़ा नहीं है, या फिर ऐसी सर्विसेज में आपसे जो लोग मिलते हैं वो सब अच्छे नहीं होते हैं। ऐसा नहीं। इसीलिए मैं आपको यही बनारस जनपद के एक एपिसोड को बताता हूँ। सत्य घटना है, सब बता रहा हूँ आपको मैं जब पहले एसडीएम होता था, तो जब मैं एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट एक अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम बनारस बना, तो मेरा जो क्षेत्र था वो भेलूपुरा, रेवड़ी तालाब और लंका जिसमें यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, एक और ऐसे कुछ थाने, बड़े सेंसिटिव थाने थे। लंका जो थाना था वो हमेशा बीएचयू के छात्रों के आंदोलन से ग्रसित रहता था, क्योंकि बीएचयू ऐसी जगह है जहाँ पे कि पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छे राजनेता भी निकलते हैं वहाँ से। और मैंने पहली बार देखा था कि बीएचयू जो अब आईआईटी में हो गया है, उस समय बीएचयू का इंजीनियरिंग अलग होता था, उसके जो एमटेक के छात्र थे जिन्होंने बीटेक किया, एमटेक किया और टॉपर भी होते थे, वो लोग यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट होते थे। मुझे दो नाम याद आ रहे हैं। एक थे बिहार के मिस्टर गोपाल तिवारी, वो भी बीटेक एमटेक थे और यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे। और इसी प्रकार से एक श्री दुर्ग सिंह चौहान, वो भी बीटेक एमटेक थे और ब्राइट थे, और वो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हुए। और बहुत साल के बाद मुझे एक ऐसे ही घटना चक्र याद आ रहा है कि एक मैं विवाह में गया था। मेरे पिताजी के परम मित्र के बेटे की बेटी की शादी थी। वो डॉक्टर हरिशंकर शुक्ला बहुत बड़े सर्जन हैं कैंसर के, भारत के, और विदेशों में भी जाने जाते हैं। उन्होंने एफआरसीएस किया था। उनकी पुत्री, एकमात्र पुत्री के विवाह में गया था मैं, बनारसी। तो बहुत, मतलब उस बनारस की मेरी पोस्टिंग के लगभग 15-20 साल बाद, उस समय भी वो परंपरा चल रही थी, क्योंकि उनके जो दामाद थे वो बहुत ब्राइट थे, बीटेक थे, एमटेक थे और टॉपर थे मेरे ख्याल से। और वो यूनिवर्सिटी के शायद प्रेसिडेंट भी थे, ऐसा कुछ था। तो कुल मिला के मैं आपको जो लंका थाने के बारे में बता रहा हूँ कि लंका थाना जो था वो बीएचयू उसके क्षेत्र में पड़ता था। वो बहुत सेंसिटिव थाना था स्टूडेंट्स एजिटेशन को लेके। और जो भेलूपुर और एक बजड़ीहा थाना था, भेलूपुर बजड़ीहा जो थे ये बहुत ही कम्युनली सेंसिटिव थे। अक्सर वहाँ पे झगड़े हो जाते थे जो कम्युनल रूप में ट्रांसफ़र हो जाते थे। जो मेरी पोस्टिंग हुई थी विशेष रूप से अपर नगर मजिस्ट्रेट की, ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी होती थी। कोर्ट केसेस हम लोग बहुत नाम मात्र के कर पाते थे, केवल लॉ एंड ऑर्डर में हम लोग परेशान रहते थे। और बनारस ऐसी जगह है कि वहाँ पे इतनी परंपराएं हैं, इतने आयोजन होते हैं कि हर हफ्ते 15 दिन कोई ना कोई आयोजन, और उसमें भयानक भीड़, और उसके लिए 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन बाद रिहर्सल, तैयारी, और टेंशन हुई तो और काम। मुझे याद आता है बनारस में एक नाटी इमली की न कटैया होती थी। उसमें जो सुपर्णखा की भगवान राम के भाई श्री लक्ष्मण ने नाक काटी थी, उसका बहुत बड़ा फंक्शन होता है, और वो सड़क पे होता है। बहुत भीड़ आती है, बहुत भीड़ होती है। उसमें मुझे याद है हम घोड़े पे चलते थे। मेरी फ़ोटो भी है उस समय की कुछ। चूँकि मैं पुलिस में था, पुलिस में हॉर्स राइडिंग सीख किया था, तो मुझे घोड़े पे चलने में अच्छा लगता था। और भीड़ में घोड़े पे चलना काफ़ी इजी रहता है, मॉब कंट्रोल में भी, क्योंकि जो पुलिस के लोग थे वो घोड़े पे रहते थे, तो मैं भी रहता था। और उसी प्रकार से एक होता था वहाँ भरत मिलाप। वो नाटी इमली का भरत मिलाप था, और कहीं की नकटैया थी, चेतगंज की नकटैया, चेतगंज की नकटैया, चेतगंज एरिया था, वहाँ नकटैया का फंक्शन होता था। और नाटी इमली का भरत मिलाप, उसमें भरत मिलाप में राजा बनारस, उस समय मैंने खुद देखा उनको 2 बार, वो हमेशा आते थे और हाथी पे चढ़ के आते थे और सोने चांदी के सिक्के लुटाते थे। उनके आते ही हर हर महादेव। वो तो विश्व जो राजा बनारस थे
उनको भगवान शंकर के वंशज के रूप में लोग मानते हैं, पूछते हैं। तो जहाँ भी वो निकलते थे उनको देख के लोग हर हर महादेव, किसी भी जाति धर्म के हैं, बोला करते थे। और बहुत भले व्यक्ति थे। मुझे याद है चकिया में जब मैं पोस्टेड था तो उनका बगल में महल था एक। वो रामनगर में वैसे रहते थे, लेकिन चकिया में जो मेरा एसडीएम का मकान था, कलेक्टर का मकान था अंग्रेजों के समय का, और राजा बनारस के समय भी वहाँ पे उनका कलेक्टर रहता था, उसी के सामने उनका महल था। वो लगभग 2 महीने गर्मी के दिन उसी चकिया में आके रहते थे। तो मैं जाके उनसे मिलता था, उनसे बातें करता था। बड़े विद्वान पुरुष थे, विभूति नारायण सिंह। तो वो आते थे भारत मिलाप में और ऐसे रुपए कॉइन्स लुटाते थे, तो बड़ा फेमस था। तो ये मैं बता रहा हूँ बनारस के बारे में कि कितने वहाँ पे पर्व होते हैं, धर्म होते हैं, और कितने ही सेंसिटिव एरिया है। तो भेलूपुर बजड़िया में तनाव होता था कमनल। मेरे साथ एक जो मेरे काउंटर पार्ट, वहाँ पे सारे मजिस्ट्रेट के काउंटर पार्ट होते थे। मेरे काउंटर पार्ट थे, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, और उनको काफ़ी पुरस्कार वगैरह मिले थे। तो वो चूँकि लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में ज़्यादा रोल पुलिस का होता है, तो जो पुलिस वाले डिप्टी एसपी कहते थे, हम लोग समान रूप से मजिस्ट्रेट उसको हम लोग मान लेते थे कि हाँ ये अनुभवी हैं, कह रहे हैं। वो बहुत अनुभवी व्यक्ति थे, तो मैं मान जाता था। तो मैं बड़ा एक मनोरंजक घटनाएं बता रहा हूँ आपको। तो कभी कभी ऐसे ऐसे होता कि रात में एकाएक हम लोग कहीं राउंड पे हैं, नहीं भी हैं, एकाएक मालूम चला कि साहब वहाँ पे तनाव हो गया है, आपस में ईंटें पत्थर चल रहे हैं। ईंटें पत्थर सामान्य हो जाता था, ईंटें पत्थर चल रहे हैं कमनल हिंदू मुस्लिम के। तो तुरंत हम लोग, तो उनका मैसेज आता था कि तैयार हुई, वहाँ टेंशन हो गया। वो मुझे आते थे घर में अपने जीप में बैठा के, और एक वो ड्राइवर होता था, मजिस्ट्रेट मुझे बीच में बैठाते थे कि भाई सुरक्षा है रहेगी। और पुलिस वाले वो थे बड़े, मुझसे लंबे चौड़े थे, मुझसे ज़्यादा लंबे चौड़े थे, वो बगल में बैठते थे। तो वो मुझे, मैं थोड़ा सेंसिटिव था, बहुत अनुभव नहीं था, तो मुझे वो सिखाते भी रहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर में क्या करना चाहिए। तो ऐसी घटना वायरलेस सेट पे आ रहा था, तो वहाँ पे ईंटें पत्थर चल रहे हैं, और तो उन्होंने बोलना शुरू किया कि इस थाने की सारी फोर्स चले, इस रास्ते से चले, इसे चले। अब मैं मौके पे पहुंच रहा हूँ। वो मौका जाने के लिए जो रास्ता था, जहाँ कुछ ये तनाव चल रहा था, उसका रास्ता सीधा था। मैंने देखा कि ड्राइवर जो है गाड़ी इधर उधर मोड़ रहा है, कभी और राउंड लगा रहा है। तो मैंने कहा कि तो घुमा रहा है ज़्यादा। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि पुलिस फोर्स को पहुँचने दीजिए मौके पर, पहले आप अकेले चल के करेंगे क्या? आपके पास 2 सिपाही भी नहीं है। हमारे पास उसमें सिपाही, हम जैसे लोग निकलते थे क्या घर से रात में, कभी कभी अर्ली मॉर्निंग में, तो सिपाही पाही नहीं मिलते थे। अब उनका वेट करिए गार्ड वार्ड का, गनर का, तो और देर होती थी। तो हम लोग बिना फोर्स के चल जाते थे कि रास्ते में पुलिस मिलेगी। तो उन्होंने हमको शिक्षा दी कि जब पुलिस वहाँ पहुँच जाए तब आप पहुँचिए, आप पहुँच के करेंगे क्या? तो मैंने कहा भाई बहुत सही बोल रहे हैं, लेकिन मैंने पूछा कि वहाँ पे इतना हल्ला हो रहा है और आप कह रहे हैं कि हम पहुँच रहे हैं मौके पे, और आप अभी देर लगा रहे हैं पहुँचने में। बोले यही समझा करिए आप। तो मैं उनकी बात मुझे बड़ी अभी भी याद आती है। और दूसरी बात, मुझे बहुत मज़ा आता है सोच के, इसमें वायरलेस सेट पे लोकेशन नहीं मालूम चलती थी कौन कहाँ है। और गिने चुने वायरलेस सेट होते थे, खाली वो पुलिस हाउसेस के पास होते, कुछ मजिस्ट्रेट के पास जो लॉ एंड ऑर्डर में होते थे, एसडीएम या मजिस्ट्रेट। तो मैंने हमेशा देखा कि अगर कोई ऐसा कुछ कांड हो रहा है तो तुरंत वायरलेस सेट से मैसेज दिया जाता था कि साहब मौके से बस 500 गज दूर हैं, यहाँ पहुँच गए हैं। और वास्तव से हम बहुत दूर होते थे। तो मैंने ये भी पूछा कि आप पहुँचे नहीं, और कह रहे हम पहुँच गए, पहुँचने वाले एकदम से। तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखिए पुलिस में आप अगर एब्सेंट दिख रहे हैं, दूर हैं, तो फिर सिपाही डिमोलाइज हो जाएंगे। आप कहीं एकदम मौके पे 5 मिनट में पहुँच रहे हैं, 2 मिनट पहुँच रहे हैं, और वो लग जाता था आधा घंटा। तो मैं उसको बड़ा मनन करता था कि ऐसा, ये मुझे लगता था कि ये झूठ है। आप मौके से 500 गज नहीं दूर, आप 2 किलोमीटर दूर हैं, आप कह रहे हैं मौके के बगल में पहुंच गए। और उनका कहना था ये लोगों में उत्साह खत्म हो जाएगा, आप कैसे कूद के तो जाएंगे नहीं, उड़ के तो जाएंगे नहीं, रास्ते में ट्रैफिक है, लंबा रास्ता है। तो ये मौके पे पहुंचने वाली जो घटना थी, ये मुझे बड़ी अभी भी याद आती है कि हम चुपचाप उसको सुनते थे, भाई करें क्या उस समय जो था सिस्टम चल रहा था। तो ये तो मेरी एक जीवन के जो मजाकिया थे घटना, जो मैंने कभी सोची नहीं थी। हम लोग जब निकल के आए थे, मैं लेक्चरर था आईवीएम क्रिश्चियन कॉलेज में,
एंशिएंट हिस्ट्री का छात्र, संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, तो जहाँ सिखाया जाता था कि भाई हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचाओ, हमारी सभ्यता संस्कृति कहती है सत्य बोलो, सत्यमेव जयते, कभी झूठ मत बोलो, ईर्ष्या मत करो, दया करो, सबके प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण रखो, किसी को मन से मनसा कर्मचा वाचा, किसी को मन से कर्म से और भाषा से कष्ट मत पहुंचाओ, किसी बारे में अनिष्ट मत सोचो, कुछ झूठ मत बोलो। ये सब चीज़ें सीख के हम लोग आए थे। तो धीरे धीरे किस तरीके से नौकरी में आने के बाद वैल्यूज चेंज होती हैं वो आपको बता रहा हूँ। मैं सब सहने लगा और जो सब मुझे बताते थे सीओ साहब मैं वैसा करता था, चुप रहता था। तो मौनम स्वीकृति लक्षणम, अगर मौन हूँ तो भाई मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ। हाँ, मौके पर नहीं पहुँचो कह दो मौके पहुँच गए। रास्ते पे आप जा रहे हैं, आपको जल्दी पहुँचना है, आप घूम के जा रहे हैं इसलिए कि वहाँ पुलिस पहुँच जाए तब हम पहुँचे। और मैंने ये शुरू में तो स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये मुझे बहुत ग्राह्य नहीं हुआ। और जब मैं सिटी मजिस्ट्रेट, आपको एपिसोड बताऊंगा जो मेरे हाथ में चोटें लगी हैं, यहाँ लगी हैं, बहुत चोट लगी है, पैर में भी है। तो जब मैं सिटी मजिस्ट्रेट मुरादाबाद था तो चूंकि मैं सीनियर हो गया था, अनुभव हो गया था, नगर मजिस्ट्रेट था, एक तरीके से इंचार्ज था, तो मैं अपने मन से करता था। कोई कांड हुआ, मैं घर पे 4 बजे भी, एक ऐसा कांड हुआ था वहाँ पे फैजगंज में, बताऊंगा अभी। 4 बजे मुझे वायरलेस पे मैसेज आया, वायरलेस में रात 24 घंटे हमेशा मेरा ऑन रहता था, बैटरी रहती थी उसमें, चलता रहता था। कोई सिपाही था, कोई गार्ड बताता रहता था, नहीं मैं खुद सुनता था। रात में भी 4 बजे मुझे सुबह से मैसेज आया कि साहब फैजगंज में बड़ा दंगा हो गया, गोली चल रही, पत्थर चल रहे हैं। अब मेरा ड्राइवर भानु शर्मा था, वो इतना उस जब अच्छा ड्राइवर था, बहादुर था कि वो रात में केवल खाना खाने जाता था, वही गैरेज में सोता था मेरे, और तैयार होके रिवॉल्वर लेकर। तो मैंने तुरंत चपरासी से कहा वो हो गया। तो मैं गाड़ी में बैठ रहा था, भानु शर्मा बैठा हुआ गाड़ी में, और वो मौके पे हम लोग इमीडिएट सीधे पहुंचे। पुलिस कुछ नहीं पहुंची थी उस समय। मैं पहुंचा, देखा बाद में फिर पुलिस आई। तो वो मेरा तो दृष्टिकोण था कि मौके पे तुरंत पहुंचो, पब्लिक बुला रही है और सिर्फ चिल्ला रहे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को बुला रहे हैं लोग, वहाँ जल्दी पहुंचिए, पुलिस पहुंचे। तो मैंने अपना दृष्टिकोण बाद में अपने मन से किया, फिर वो मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। ऐसे मौके पहुंच गया, कुछ नहीं, फोर्स भी नहीं, मैं अकेला, 1-2 गनर साथ में आ गए कहीं से, और मुझे चोट लग गई काफ़ी। तो एनीवे, ये सब चीज़ें जो अनुभव की मुझे मेरे सीओ साहब ने मुझे अपने नौकरी के प्रारंभिक दिनों में सिखाई, वो मुझे बड़ा आनंद आया। कभी सोचता हूँ वो सही थे, कभी सोचता हूँ कि नहीं सही थे। एनीवे, अब मैं आपको इस मनोरंजन के बात से हटा के एक बात बताता हूँ कि वो भी जो हमारे भाई हैं सर्विसेज में, हमारी सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज में हैं और सर्विसेज में होंगे, वो भी अनुभव करते होंगे, या नए लोगों को तो अनुभव ही नहीं होगा, लेकिन जो पुराने लोग हैं उन्होंने परिवर्तन देखा अधिकारियों के एटीट्यूड में, मैंने देखा है। मैं आपको बनारस की वाक्य बता रहा हूँ। बनारस में मैं पोस्टेड था अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम। मेरे 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा तो 4 साल 3 साल का था, छोटा बेटा मेरा वही पैदा हुआ था, ऐसा कुछ था। और मेरी पोस्टिंग हुई नैनीताल। अखबार में पोस्टिंग मालूम चलता था, अखबार में निकला, उसी से मालूम चला, तब से वायरलेस आ जाता था। उस समय टेलीप्रिंटर से मैसेज आता था, वो कभी कभी देर हो जाता था। जब बहुत बड़ी लिस्ट निकलती थी तो जिलों में सूचना एक दिन बाद पहुंचती थी, अखबारों में पहले निकल जाती थी, क्योंकि अखबार लखनऊ से न्यूज़ लेके निकाल देते थे। तो मेरा ट्रांसफ़र हुआ नैनीताल। तो मैं सुबह, मुझे मालूम चला, मुझे अच्छा लगा, नैनीताल में हम लोग को ट्रेनिंग भी थी, अच्छा लगेगा। तो मेरी पत्नी ने कहा छोटा इतना बच्चा है, जाड़े में पोस्टिंग तुम्हारी हो गई, तो बच्चे को तो ठंडक लग जाएगी, निमोनिया हो जाएगा, इसको लेके मेरी हिम्मत नहीं जाने की। तो अडिग हो गई कि हम नहीं जाएंगे, आपको भी नहीं जा रहा, ट्रांसफ़र कैंसिल कराओ। अब मैं बड़ा धर्म संकट में। तो मैंने डीएम साहब से कहा सर ऐसी ऐसी समस्या है। बोले यार वो नैनीताल में मुख्यमंत्री उस समय नारायण दत्त तिवारी जी थे और उन्हीं का क्षेत्र है, नैनीताल से वो इलेक्शन लड़ते थे विधानसभा का, और वही एसडीएम जो होता था वो रिटर्निंग अफसर होता था एमएलए का, और जो पद वहाँ खाली था वो सदर का ही खाली था, मुझे वहीं एसडीएम सदर बनाया जाता, वहाँ पे इलेक्शन में रिटर्निंग अफसर बनता। तो उन्होंने कहा तो बड़ा कठिन होगा, जब तुम्हारी पोस्टिंग की गई है मुख्यमंत्री के क्षेत्र में तो कैंसिल होना बड़ा कठिन है। मैंने पत्नी को बताया, उन्होंने कहा नहीं किसी भी तरीके से आप छुट्टी ले लीजिए, बच्चे को हम नहीं ले जाएंगे ठंडक में, इतना जाड़ा पड़ा और नैनीताल में। तो साहब मैं चिंतित रहा, सोचता रहा करूं क्या। मेरी पत्नी ने कहा कि आप चीफ सेक्रेटरी से, मैंने करता कौन है, मैंने कोई चीफ सेक्रेटरी सब करते हैं, अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी उनके आदेश को मानते हैं, अब अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी ने ऑर्डर कर दिया तो चीफ सेक्रेटरी कैंसिल करेंगे।
तो उन्होंने कहा आप उनसे बात करिए। हम लोग चीफ सेक्रेटरी से बात करने की हिम्मत ही नहीं होती थी उस समय जो था। वो मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ कि किस प्रकार से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जो मेरे सर्विसेज के लोग हैं और जो सिविल सर्विसेज के और मेरे भाई लोग हैं वो भी ध्यान से सुने। उस समय क्या था देखिए माहौल। उस समय जो चीफ सेक्रेटरी थे जे आर कल्याण कृष्ण, दक्षिण भारत के बड़े संभ्रांत व्यक्ति थे, भव्य थे, बड़े शरीफ थे। वो बनारस में कभी कभी आते थे पूजा के लिए, दक्षिण भारत गए थे, पूजा करते थे। उनकी पत्नी भी श्यामली कृष्ण, मुझे याद है, बड़ी भव्य महिला थी, बड़ी धार्मिक थी, पूजा पाठ करती थी। मेरी पत्नी से उनकी कभी मुलाकात हो गई थी, क्योंकि वो आकांक्षा समिति जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिसमें कि गरीब महिलाओं को जो रोजगार दिया जाता है, वो अभी यहाँ लखनऊ में जो आकांक्षा का प्रोडक्ट्स है, लगभग 700-600 महिलाएं वहाँ काम करती हैं गरीब घरों की। आप जाइए और लखनऊ में जो सबसे पॉपुलर खाने पीने की जगह मिलती है, हर चीज़, मसाले, गुजिया, लड्डू, हर तरीके के नमकीन, डोसा टाइप का चीज़ें, एवरीथिंग, अचार, सब कुछ, सब महिलाएं वहाँ काम करती हैं। बड़े स्वच्छता से होता है, शुद्ध चीज़ें बहुत अच्छे और रिजनेबल दाम में मिलती हैं। तो उन्होंने आकांक्षा पूरे प्रदेश में शुरू किया था और कहा था कि जितने जिलाधिकारी हैं उनकी बीवियाँ जिले की सेक्रेटरी होंगी, वहाँ के एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार की सबकी पत्नियाँ मेंबर रहेंगी और सब गरीब महिलाओं को रोजगार दिलवाएंगे। तो वो उसमें हमारी पत्नी का उनसे कांटेक्ट हो गया था। उन्होंने कहा वो तो बहुत भली महिला है, आप उनसे कहिए। अब मैंने पत्नी की बात मानना है और हम भी सोचते थे हाँ भाई बच्चा छोटा है, उसको ठंडक लग जाएगी, निमोनिया हो जाएगा। तो साहब लैंडलाइन से फ़ोन हमने चीफ सेक्रेटरी साहब का मिला दिया। अब कहीं से नंबर मिल गया हमको डीएम साहब के यहाँ से, और चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ किसी ने उठाया। बोला, मैंने कहा कि मैं ऐसा ऐसा डिप्टी कलेक्टर बोल रहा हूँ बनारस से और मिलना चाहता हूँ उनसे। तो उसने कहा साहब थोड़ी देर में आप कॉल करिए। फिर मैंने दोबारा कॉल किया तो कोई ऑफिसर बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि क्या काम है। मेरी हिम्मत भी नहीं हुई नाम पूछने कौन है। बोले सर मेरा ट्रांसफ़र नैनीताल हो गया है और मेरा छोटा बच्चा है, बहुत अभी पैदा हुआ है, ठंडक लग जाएगी उसको जाड़े में, पत्नी जाना नहीं, बच्चे को लेके जाना नहीं चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि किससे, तो किस चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करनी है। तो मेरी पत्नी ने पकड़ लिया फ़ोन, सुन रही थी वो, बोली नहीं उनकी पत्नी से बात करनी है, मैडम से। अब वो क्या चांस था कि मैडम ने फ़ोन अटेंड कर लिया, भली महिला थी। तो वहाँ से बोली, बोलो अच्छा मेरी वाइफ को जानती भी रही होंगी कि भाई हाँ वहाँ पे मिली उली थी। तो बोली बताओ क्या हुआ। तो मेरी वाइफ ने बताया ऐसी समस्या का। अच्छा तो बहुत गलत हुआ, छोटे बच्चे के लिए। मैं सुन रहा था, बड़ी जो उस समय टेलीफोन जो थे उसमें बड़ी जोर जोर से आवाज़ आती थी, था दूर कर दीजिए तो काफ़ी दूर तक आवाज़ जाती थी। मैं सुन रहा था, अच्छा तो बड़ा गलत हुआ, तो उसको रमेश को ट्रांसफ़र कैंसिल होना चाहिए। मैं बोलती हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब से, और ऐसा करो कि उसको सुबह भेज दो और कैंसिल हो जाएगा ट्रांसफ़र। उन्होंने काट दिया। अब मैं ये देखिए आपको बता रहा हूँ कि चीफ सेक्रेटरी व्यस्त थे, इतने बिजी होते हैं, उनकी जिम्मेदारियों को जहाँ पे सिंपैथी है, जहाँ पे किसी अधिकारी कर्मचारी का परिवार अफेक्टेड हो रहा है, उसकी पत्नी परेशान है, उस काम में चीफ सेक्रेटरी की पत्नी ने इंटरेस्ट लिया। ये बहुत बड़ी महानता है और हम लोगों के लिए ये एक सबक है कि हम लोग तो देखते हैं भाई ऑफिसर है, उसका ट्रांसफ़र हुआ, कैंसिल किया, लेकिन परिवार पे क्या इफेक्ट होता है ये हम लोग नहीं समझते हैं। ये पत्नी ही समझ सकती है, महिला समझ सकती है, माँ समझ सकती है। उन्होंने बुला लिया और मैं बड़ी खुशी से तैयार होके, मुझे याद है मैं अर्ली मॉर्निंग की कोई ट्रेन पकड़ के पहुंचा, वहाँ रिक्शे से चारबाग उतरा, रिक्शे से चीफ सेक्रेटरी साहब के घर पे पहुंचा। 9:30-10 बज गया था और मैंने बाहर से कहलवाया कि रमेश मिश्रा बनारस से आया हूँ। मुझे गेट के अंदर बुलाया गया और मैडम थी, उन्होंने मुझे बुलाया, कहा तुम कुछ कब से चले हो। मैंने कहा मैं 3 बजे निकला हूँ, कुछ खाया नहीं होगा तो चूत खा लो। उन्होंने मुझे डोसा या कुछ ऐसे मुझे याद है खिलाया और फिर फ़ोन किया अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी को कि वो रमेश मिश्रा का जो चीफ साहब ने कहा था वो आ गया है, उसको कैंसिल कर इसका ऑर्डर दिलवा दो। उसमें पीडी सुधाकर होते थे अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी। तो मुझे क्या खुशी हुई, मैंने खाया, फिर उनको प्रणाम किया और मैं रिक्शे से अपॉइंटमेंट में पहुंचा। जो अपॉइंटमेंट में मैंने बाहर से स्लिप भेजी, उन्होंने कहा भी बैठ जाओ, वेट कर लो, मैसेज ऐसा वेट कर लीजिए। आधे घंटे बाद मुझे बुलाए साहब बुला रहे हैं, उसने चाय मुझे पिलाई, मैं अंदर गया तो स्टैंडस्टिल करती थी साइकिल स्टाइल करके, मुझे ऑर्डर मिला कि ट्रांसफ़र मेरा कैंसिल हो गया और मुझे उन्होंने कहा लो तुम्हारा ट्रांसफ़र कैंसिल हो गया, जाओ। और मैं साहब ट्रेन पकड़ के शाम की 4-5 बजे ट्रेन से घर बनारस चला आया।
तो मैं आपको ये केवल वाकया इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अधिकारियों के कार्यों में पत्नियों का कितना सहयोग होता है। और ये हमारी ही सर्विस ऐसी है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, हमारी सर्विसेज ऐसी है कि जिसमें हमें अपनी पत्नियों को भी, अब लोग कहते हैं साहब अपनी पत्नियों को अपने कार्यों में मत लगाइए, नहीं, अपनी पत्नी को भी अपने कार्यों में इस प्रकार से आप इन्वॉल्व करिए जहाँ पे किसी सर्विस में किसी कर्मचारी का, किसी अधिकारी का परिवार इफेक्टेड हो रहा हो, वो उस चीज़ को समझेगी, आपको सही राय देगी। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से बात ही नहीं कर पाता, वो पत्नी थी कि उन्होंने इस चीज़ को समझा और मेरा ट्रांसफ़र कैंसिल। अब कैसे सोचिए कि चीफ सेक्रेटरी ने मुख्यमंत्री से बात की होगी, उनको कन्वे किया होगा या उसमें आत्मविश्वास उनमें होगा, उन्होंने कैंसिल कर दिया, भाई बच्चा उसका छोटा है, और मुख्यमंत्री से कहा होगा तो उन्होंने कहा ठीक है और दूसरे को भेज दो। तो ये सब चीज़ें आज नहीं है। आज तो मैं वो भी आपको उदाहरण दूंगा कि मेरा एक ऐसा ट्रांसफ़र एक जगह कर दिया, कोई मुझसे नाराज़ हो गया बिना कारण के। हमारी नौकरी में इतने ईगोइस्ट लोग होते हैं, पता नहीं क्यों होते हैं, और कहीं कहीं वो सोचते भी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, दंभ में, गुस्से में, उनके ऊपर बीते तो नहीं उनको समझ में आई ये चीज़। मेरा ट्रांसफ़र ऐसी जगह कर दिया गया कि जहाँ पर मेरी पोस्ट ही नहीं थी, जो एक पोस्ट थी उस पर ऑलरेडी एक आदमी पहले से तैनात था। ये एडिशनल कमिश्नर देवी पाटन पोस्टिंग मेरी हुई, वहाँ से एक ऑलरेडी पहले से तैनात थे। मैं गया वहाँ, उन्होंने कमिश्नर साहब ने कहा यहाँ तो एक पोस्ट थी, एक आदमी तैनात है, तुम्हारी पोस्टिंग कैसे हो गई। मैं घूमता रहा साहब महीनों, अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी, नाम नहीं ले रहा हूँ, मेरा ट्रांसफ़र न कैंसिल। मैंने कहा कहीं कर दिए, वहाँ पर तो मेरी पोस्ट ही नहीं, बड़ा अपमान लगता है, मुझे बैठने की जगह नहीं, मेरा कमरा नहीं है। मैं आगे एपिसोड बताऊँ वो घटना, मेरे जीवन में वो घटना ने कितना ज़्यादा मुझे मेरे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से परेशान किया, बीमार किया, मैं आपको बताऊंगा। ये सब घटनाएं मैं खाली इसलिए बताता हूं कि अगर मेरी बातें उन अधिकारियों, कर्मचारियों तक पहुंच रही है जो वरिष्ठ पद पे पहुंचते हैं, आप भाई हैं वरिष्ठ पद पे पहुंचते हैं, अमानवीय मत होइएगा कभी, मानवता मत त्यागिएगा। क्योंकि मानवता जहां आपने त्याग दी, हमने त्याग दी, तो हम पशु से भी गिरे हुए होते हैं। क्योंकि एक परिवार को, एक व्यक्ति को कितना कष्ट हम देते हैं आप सोच नहीं सकते। और जो आदमी जेन्युइन काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, उस आदमी को प्रताड़ित कभी नहीं करना चाहिए। और दुर्भाग्य है कि हम लोग की नौकरी में ऐसा होता है। ऐसे बहुत से हमारे भाई हैं, मैं तो आगे सोचूंगा कि मेरी तरह और मेरे भाई आकर अपनी बात शेयर करें, इसलिए कि एक लेसन मिले समाज में। जो गलत काम कर रहे हैं, जिनकी गलत मानसिकता हो गई, वो अपने को सुधारें। मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता हूँ, उनमें सुधार के लिए सब बातें मैं कहता हूँ। एनीवे, मैं यहाँ पे इसी बात को यहाँ पे विराम देता हूँ कि हम लोगों को भावुक होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, और अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं को ध्यान से समझना चाहिए। अधिकारी के बेमन से काम करेगा, परिवार परेशान रहेगा, तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएंगे, अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। तो ये चीज़ें हम लोग को समझनी चाहिए। मैं आपको अगले एपिसोड में और ऐसे अनुभव बताऊंगा जो कि वास्तव में आपके लिए बहुत अविस्मरणीय होंगे, कभी आपने सोचे नहीं होंगे, न सुने होंगे। काफ़ी समय हो रहा है, हम यहीं पे अपनी बातों को विराम देते हैं। जय हिंद।